गुड इवनिंग बच्चों। देखो भैया, अपने इतिहास के अंदर 13वां चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो भी चुकी है। 13वां चैप्टर जो अपने महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने जो पिछली वाली क्लास थी उसमें अपने महात्मा गांधी का जीवन परिचय, महात्मा गांधी किस प्रकार से अफ्रीका गए, क्यों गए, वहाँ पर उन्होंने कौन से काम किए, वहाँ पर कौन से सत्याग्रह किए और फिर भारत में आने के बाद में महात्मा गांधी ने कौन से 3 सत्याग्रह किए, इनके ऊपर चर्चा अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, प्रथम हिल स्टेशन कब और कहाँ स्थापित किया गया। मतलब अंग्रेज भैया हिंदुस्तान में आ गए थे। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने के बाद में या ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद में जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा पहला स्टेशन कहाँ और कब स्थापित किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने चैप्टर। देखो भैया, सबसे पहले बात करेंगे अपने स्वयं के उद्घोषणाकर्ता एक नेता। मतलब यहाँ पर अपने बात किसकी चल रही है, मुख्य रूप से अपने यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, महात्मा गांधी पर डिपेंड है। और ध्यान रखना भैया, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपने, ये एक प्रकार से आपके लिए ये लेसन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर भी काम आएगा। इसके अलावा आगे जाके आप जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे वहाँ पर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपके महात्मा गांधी आएगा। ठीक है। और इसी महात्मा गांधी से संबंधित जो स्थल है, जगह है, जैसे इनका जन्म है, चंपारण है, खेड़ा है, दांडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। मैप में ये भरवाए जाते हैं। हालांकि मैप की तैयारी में आपको करवा दूंगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी भारत में भैया, अब देखो अपने महात्मा गांधी, कल मैंने आपको बताया था तो कि 1893 ईस्वी में भैया एक कंपनी थी, उस कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में ये कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और वहाँ पर लगभग 20 से 22 साल ये रहे। और जनवरी 1915 ईस्वी में भैया महात्मा गांधी कहाँ वापस आए, भारत आए। मतलब विदेश में कितने वर्ष रहकर आए थे, 22 वर्ष। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि महात्मा गांधी भारत कब आए, तो जनवरी 1915 में। उस समय भारत में क्या चल रहा था या यहाँ पर क्या चल रहा था भैया, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहकर आए थे, तो 22 वर्ष तक। ठीक है। देखो भैया, दक्षिण अफ्रीका आने के बाद में भैया एक इतिहासकार है जिनका नाम है चंद्रन देवनेसन। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में एक पंक्ति कही है, ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। पंक्ति ये है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को क्या बना दिया, महात्मा बना दिया। अब ये पंक्ति आपको ऐसे की ऐसे उठाकर दे दे कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बना दिया, यह कथन किस इतिहासकार का है, तो यह कथन किसका है भैया, चंद्रन देवनेसन का है। अब यहां पर पूछ ले कि चंद्रन देवनेसन ने यह पंक्ति क्यों कही भैया। देखो, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, कल आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी भारत में आने के बाद में। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के कार्यों को देखा, उनके कार्यों से प्रसन्न हुए और इनको महात्मा की उपाधि दी। तो ये चंद्रन देवनेसन जो है वो ये कह रहा है कि महात्मा तो वहीं बन गए थे अफ्रीका में ही। अभी ये बात इसने क्यों कही, क्योंकि भैया जो सत्याग्रह है, जो आंदोलन, जो एक प्रकार से सत्य के लिए लड़ाइयाँ महात्मा गांधी ने भारत में लड़ी थी, वो इससे पहले ये कहाँ पर लड़के आ चुके थे, अफ्रीका में लड़कर आ चुके थे। ये पंक्ति इसलिए कही थी क्योंकि भैया महात्मा गांधी ने भारत से पहले सत्याग्रह भी कहाँ पर किया था, अफ्रीका में किया था। यहाँ पर साबरमती आश्रम खोलने से पहले आश्रम कहाँ खोला था, अफ्रीका में खोला था। यहाँ पर आंदोलन करने से पहले महात्मा गांधी कहाँ पर आंदोलन करके आ चुके थे, अफ्रीका में आंदोलन करके आ चुके थे। इसलिए चंद्रदेवसन ने यह पंक्ति कही कि गांधी जी को महात्मा जो है वो कहाँ बना दिया गया, दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखो, जब भारत आए
तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत में फैल चुकी थी। मतलब जब महात्मा गांधी भारत आए तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, जिसकी स्थापना भी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, बंबई में हुई थी, यह पार्टी जो है वो संपूर्ण भारत में, या अपने बात करें कि भारत में छोटे छोटे गांवों तक यह पार्टी पहुंच चुकी थी। और इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में 3 थे भैया, लाल बाल पाल। हालांकि और भी कई नेता थे, लेकिन अपने इनका नाम आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपने लाल बाल पाल। लाल का मतलब यह लाला लाजपत राय, जो कहां से थे, पंजाब से। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, जो कहां से थे, महाराष्ट्र से। और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, जो कहां से थे भैया, अपने बंगाल से। ये कब की बात है, जब महात्मा गांधी भारत में आए थे। महात्मा गांधी के भारत में आने से पहले भैया यहाँ पर 1905 से लेकर 1907 तक व्यापक पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। स्वदेशी आंदोलन मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, अपने भारत में जो वस्तुएं बनती है उन वस्तुओं का अपने क्या करो, उपयोग करो। अब यहाँ पर भैया क्वेश्चन पूछ ले, ये स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? जब अंग्रेजों के द्वारा भैया 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी, तब यह आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता यही थे, लाल बाल पाल। ठीक है, आगे देखो, गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता का मतलब जिनसे गांधी जी को भैया पॉलिटिक्स की शिक्षा दी थी, जिन्होंने गांधी जी को राजनीति की शिक्षा दी, वो कौन थे? पहला नाम आता है भैया गोपाल कृष्ण गोखले का, और दूसरे थे अपने मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वही है जो अपने पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भैया महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी वकील बनकर आए थे। यहाँ पर उन्होंने भारत में आकर देखा कि अंग्रेज जो है वो भारत का शोषण कर रहे हैं, भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, तब वकालत छोड़ी थी और तब राजनीति की लड़ाई में आए थे। तब आंदोलन की लड़ाई में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। पहले तो ये वकील ही तो थे, वकील के रूप में अफ्रीका गए थे, फिर अफ्रीका से ये भारत आए। भारत में आने के बाद में इनको पता चला कि अंग्रेज किस प्रकार से यहाँ पर शोषण कर रहे, तब उन्होंने वकालत छोड़ी। और ये राजनीति में आने की जो शिक्षा है, ये राजनीति की शिक्षा इनको किसने दी थी? मेन नाम है भैया गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद अली जिन्ना। कल मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है भैया। इन गोखले ने ही महात्मा गांधी को भारत में आने के बाद में एक पंक्ति कही थी कि आप जो है गांधी जी 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की क्या करो, यात्रा करो, और यहाँ के लोगों की जानने की क्या लो, सलाह दी। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा कि आप 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत का मतलब भारत के ऊपर किनका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। आप ब्रिटिश भारत की यात्रा करो और यहाँ के लोगों को जानो, यहाँ के लोगों को आप पहचानो, उनकी समस्याओं के बारे में आप सुनो, उनकी समस्याओं का एक निवारण करने के बारे में आप सोचो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है भैया कि गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की सलाह किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, अब भैया इसी में अपना एक सेकंड पॉइंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह है। यह महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई पहली घटना है भैया। वैसे देखें तो एक पॉलिटिकल घटना के रूप में अगर बात करें तो ये महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई पहली घटना है। बनारस आपको पता है सबको कहां पर है? यूपी में है भैया। यहां पर इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ था कब? फरवरी 1916 में। ये फेमस क्यों है भैया ये घटना? अपने इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर महात्मा गांधी जो है इन्होंने अपना भाषण दिया था, और भाषण में इन्होंने 1-2 अच्छी बातें कही थी जो एक प्रकार से अपने भारतीयों के मन के ऊपर लगी, या अपने कहे कि भारतीयों के हृदय पर एक गहरी छाप वो छोड़कर गई थी। देखो, गांधी जी ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया तथा अमीर और विशिष्ट वर्ग की क्या की? आलोचना की। मतलब गांधी जी ने इसमें भाग लिया था भैया। कब हुआ था उद्घाटन? फरवरी 1916 में। और भाग लेने के बाद में जब गांधी जी का बोलने का नंबर आया, तब गांधी जी ने मुख्य निशाना जो है वो किनको बनाया? अमीर व्यक्तियों को, पैसे वाले व्यक्तियों को, विशिष्ट वर्ग के लोगों को उन्होंने निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो समारोह हुआ था उसमें कोई गरीब व्यक्ति था ही नहीं, सारे धनवान, सारे पैसे वाले, सारे सेठ व्यक्ति थे। तब गांधी जी ने इनकी आलोचना की। आलोचना इसलिए की भैया क्योंकि गरीबों और मजदूरों पर ध्यान न देने तथा उनका क्या करने? शोषण करने। अरे भैया, जो गरीब होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनका शोषण कौन करते हैं? अमीर और विशिष्ट वर्ग।
या धनी वर्ग या पूंजीपति वर्ग यही तो करते हैं। तो गांधी जी ने इनकी क्या की, एक प्रकार से जमकर आलोचना की, इनकी निंदा की कि आप जो है वो गरीब लोगों का, आप मजदूर लोगों का शोषण करते हो, आप मजदूरों का खून चूसते हो। इस प्रकार की बात गांधी जी ने कही थी। फिर गांधी जी ने भैया एक बड़ी अच्छी पंक्ति भी कही है, आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में, ध्यान देना भैया। गांधी जी ने कहा कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हम किसानों को, ध्यान देना, किसानों को उनकी श्रम का पूरा लाभ नहीं देंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। यह पंक्ति भी किसने कही थी भैया? गांधी जी ने कही थी। किनको संबोधित करते हुए? इन्हीं अमीर और विशिष्ट वर्ग के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि जब तक आप गरीबों का भला नहीं करोगे, जब तक आप गरीबों का एक प्रकार से हित पूरा नहीं करोगे, उनका शोषण बंद नहीं करोगे, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। हमारी मुक्ति जो संभव है वह केवल किसानों के माध्यम से ही संभव है। अब यहां पर ये आपको ऐसी की ऐसी पंक्ति दे दे और पूछ ले कि यह कथन किसने और कहां और कब कहा, तो यह कथन भैया महात्मा गांधी ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा था फरवरी 1916 में, उस समय कहा था। क्लियर है? हालांकि मैं आपको अभी नोट्स में ये अच्छी तरह से लिखा दूंगा, सारा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब एक छोटा छोटा 2 टॉपिक और है अपने, देखो भैया, हालांकि डिटेल से नहीं दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसका। रोलेट एक्ट, देखो इनके बाद में आता है अपने, वैसे तो गांधी जी के द्वारा किए गए भारत में 3 सत्याग्रह जिनकी चर्चा आपने कल कर चुके हैं, इसलिए वो अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का सत्याग्रह, और फिर 1918 में भैया गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो क्या हुआ। अब गांधी जी भैया यहाँ पर राजनीतिक आंदोलन में कूद पड़े, स्वशासन की मांग करने लगे अंग्रेजों से, और गांधी जी को लोग जो है वो धीरे धीरे मानने लगे, गांधी जी की बात अपनाने लगे, गांधी जी को अपना नेता मान लिया, गांधी जी जैसा कहते थे वैसा लोग करने लग गए, और अंग्रेजों का एक प्रकार से क्या करना स्टार्ट कर दिया, विरोध स्टार्ट करना कर दिया। तब अंग्रेजों ने सोचा कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए, हमारे खिलाफ जो भारतीय षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो भारतीय बगावत करने की सोच रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे किया जाए, उनको रोकने के लिए क्या किया जाए। तब यह जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। और यह कानून कब बनाया गया था भैया? मार्च 1919 में बनाया गया था। अब देखो रोलेट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था ना भैया, उसका नाम था सिडनी रोलेट। इसका जो अध्यक्ष था एक ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम था सिडनी रोलेट। इसकी अध्यक्षता में 1919 में यह कानून बनाया गया था, इसलिए इस कानून को बोलते हैं रोलेट एक्ट अधिनियम। इसमें था क्या भैया? इसका देखो क्या प्रोसेस था। इसमें क्या होता, जब भी अंग्रेजों को लगता कि हाँ ये व्यक्ति, मतलब कोई भी भारतीय हमारे खिलाफ कोई गलत कार्य कर सकता है, हमारे खिलाफ बगावत कर सकता है, हमारे खिलाफ विरोध कर सकता है, चाहे उसने किया नहीं हो कुछ भी, लेकिन अंग्रेजों को जिसके ऊपर डाउट हो जाता, मतलब देखो यहां पे मैंने साफ लिखा है, इसमें किस आधार पे गिरफ्तार करते थे? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते। अरे अपने स्कूल में कई बार क्या होता है, कोई लड़का शैतानी करता है, टीचर को पता नहीं होता कौन करता है, लेकिन फिर भी टीचर आके 2-3 जो छटेल होते हैं ना अपने होशियार सिंह, जो अपने फाइटिंग में रागी रहते हैं, उनके बिना पूछे लगा जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर को पता होता है ये कर सकते हैं। तो अंग्रेज जो थे भैया, अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, भारतीयों की आवाज़ को दबाने के लिए, जो भारत में एक प्रकार से जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ था उसको दबाने के लिए, लोगों की आवाज़ को कुचलने के लिए क्या किया, यहाँ पर एक कानून पारित किया। और उस कानून की ये खास बात थी कि उसमें चाहे व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, अंग्रेजों को अगर ये शक हो जाता कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई अनैतिक कार्य कर सकता है, गलत कार्य कर सकता है, बगावत कर सकता है, विरोध कर सकता है, तो उस व्यक्ति को शक के आधार पर क्या कर लिया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता। फिर उस व्यक्ति के खिलाफ ना कोई वकील होता, ना कोई अपील होती, ना ही कोई दलील होती। श्योर भैया, मतलब उस व्यक्ति को फिर जेल में जाना ही पड़ता था। तब गांधी जी और भारतीय जो थे भैया, उन्होंने इस कानून को क्या कहा, काला कानून कहा, काला कानून कहा। और गांधी जी ने कहा कि इसके खिलाफ मैं क्या करूंगा, हड़ताल करूंगा। तब भैया अंग्रेजों ने 9 अप्रैल 1919 को किनको भी गिरफ्तार कर लिया, इसी कानून के तहत किनको गिरफ्तार कर लिया, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। यही कानून क्या कहलाता है, रोलेट एक्ट कानून।
कब आया था? मार्च 1919 में। क्या था? शक के आधार पर गिरफ्तार करते, उसके खिलाफ ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, सीधी जेल होती थी। महात्मा गांधी ने कहा मैं इसका विरोध करूंगा। गांधी जी और भारतीयों ने इसको काला कानून कहा। गांधी जी को भी 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया। अब इसी कानून के तहत भैया 2 बड़े नेता और थे, पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। अब उनकी रिहाई के लिए अपने पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहां पर एक स्थान है भैया जिसका नाम है जलियांवाला बाग। वहां पर एक घटना हुई थी जिसे आप इतिहास में सब जानते हो, उसे अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। देखो क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो भैया ये जो रोलेट एक्ट कानून है, इस कानून के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। हालांकि ये आपकी बुक में नहीं है ये नाम, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। आपकी बुक में तो बस मोटी मोटी 2-3 लाइन दी हुई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आखिर एक्चुअल स्टोरी क्या है। इन दोनों नेताओं को भैया अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तब इन दोनों नेताओं को छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर में भैया 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल को कौन सा पर्व मनाते हैं पंजाब में? बैसाखी मनाते। बैसाखी का पर्व था। एक सभा हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी कि किस प्रकार से इनको वापस छुड़ाया जाए। और वह सभा जिस स्थान पे हो रही थी भैया, उस स्थान वहां पर एक बगीचा था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। ये बाग है मान लो। अब यहां पर एक सभा हो रही थी, यहां ये मंच था भैया, यहां पर लोग बैठे हुए थे और ये दरवाजा था। तब भैया यहाँ का पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था माइकल ओ डायर। इसने क्या किया, इस बाग को चारों ओर से घेर लिया और अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि जब तक आपकी बंदूक में गोलियां खत्म ना हो जाए तब तक इन लोगों के ऊपर क्या चलाओ, गोलियां चलाओ। जब तक आपकी बंदूकों में कारतूस समाप्त ना हो जाए तब तक इनके ऊपर क्या चलाओ, गोलियां चलाओ। और ऐसा कहते हैं कि भैया इस हत्याकांड में लगभग 400 के लगभग लोग मारे गए। एक्चुअल की बात करें तो भैया एक्चुअल में मारे गए थे 379, लेकिन अपने बुक की अकॉर्डिंग बात करें तो बुक में अपने दिया हुआ है 400 लोग मारे गए। इसी घटना को अपने भैया इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। और कौन सा दिन था? उस दिन वैसाखी का पर्व था और जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था, इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मुख्य आरोपी जिसने गोलियां चलाई थी वो था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। ओके, अब बात करते हैं भैया अगला आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था भैया 1919 में, मतलब 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1920 में यह आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया था। देखो है क्या खिलाफत आंदोलन? देखो इस आंदोलन का कारण था भैया ओटोमन साम्राज्य। अपनी बुक में दिया हुआ है ओटोमन साम्राज्य। कई स्टूडेंट का मेरे पास में कमेंट भी आ गया, गुरुजी ओटोमन साम्राज्य किसको बोलते हैं? भैया अपने जो तुर्की साम्राज्य है, इसी तुर्की साम्राज्य का नाम था ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, देखो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक भैया, उस समय तुर्की जो था वो ब्रिटेन के खिलाफ था। तुर्की की हार हो गई थी। हार होने के बाद में तुर्की का विभाजन किया गया और यहाँ का जो खलीफा था उस खलीफा को भी हटा दिया गया कि कोई खलीफा वलीफा कुछ भी नहीं है। तब भैया अपने तुर्की के मुसलमान और पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी कि खलीफा जो है उसको आप वापस स्थापित करो, उसकी सत्ता वापस कायम करो। अंग्रेज़ों ने मना कर दिया, तब यह आंदोलन चलाया गया था। ऐसी स्टोरी है। देखो इसका कारण था भैया ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान या खलीफा को क्या करना, हटाना। ओटोमन साम्राज्य का मतलब कौन से साम्राज्य से हो गया? तुर्की साम्राज्य से। ठीक है, सितंबर 1919 में भैया 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था भैया शौकत अली। इनको अपने इतिहास में अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के द्वारा ही भैया कौन सा आंदोलन चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, खिलाफत आंदोलन कब व किसके द्वारा चलाया गया? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? सितंबर 1919 में। क्लियर है? अब इस आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी भैया? पहली मांग है जजीरात उल अरब। जजीरात उल अरब किसे कहते हैं भैया? 4-5 देश है, उनको संयुक्त रूप से जजीरात उल अरब कहा जाता है। कौन कौन से? अरब, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक।
पर इस्लामी प्रभुसत्ता कायम हो। पहली मांग तो ये थी कि इन पर वापस अपने इस्लाम की संप्रभुता कायम होनी चाहिए, इस्लाम को यहाँ पर संप्रभुता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी थी भैया खलीफा को क्या किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए और उसका नियंत्रण भी वापस स्थापित किया जाए। तीसरी मांग थी कि खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को बनाए रख सके। ये तीन मांग थी भैया खिलाफत आंदोलन की। आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? सितंबर 1919 में। किसने प्रारंभ किया था? अली बंधुओं ने। अली बंधु कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। और फिर भैया 1920 में आपको पता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला दिया था। फिर उसी असहयोग आंदोलन में ये आंदोलन भी क्या हो गया था? शामिल हो गया था, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ भैया अपने, ठीक है। आप हेडिंग लगाओ, स्वयं की उद्घोषणा करता है एक नेता, ब्रैकेट में कर लो गांधी जी भारत में, और इसमें लिखो भैया जनवरी 1915 में महात्मा गांधी 22 वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। हालांकि अब भी भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश ही था, लेकिन वह पहले के मुकाबले अब काफी अधिक सक्रिय हो गया था। गांधी जी जब भारत आए तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत में फैल चुकी थी। यहां के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे, जो क्रमशः पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल के थे। गांधी जी के आने से पहले यहां पर 1905 से 1907 तक भारत में व्यापक पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन चला था। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, दक्षिणी अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। यह कथन चंद्रन देव सन ने कहा था। आगे लिखो, भारत में गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा तथा लोगों को जानने की सलाह दी। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ भैया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह है। इसमें लिखो, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए। जब गांधी जी ने उद्घाटन समारोह में अपना भाषण दिया तो उन्होंने मुख्य रूप से अमीर तथा विशिष्ट वर्ग की आलोचना की। अमीर तथा विशिष्ट वर्ग की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि वहां पर धनी व उच्च वर्ग ही उपस्थित थे। लाखों गरीब भारतीय और मजदूर तथा किसान वहां उपस्थित नहीं थे। तब गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त धनी वर्ग के लोगों से कहा कि ये लाइन लिख दो भैया, ऐसी की ऐसी। ठीक है, अब आप हेडिंग लगाओ, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। इसमें लिखो भैया, इसमें लिखो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया,
जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता उसके खिलाफ ना कोई वकील होता, ना ही कोई दलील होती और ना ही कोई अपील होती। महात्मा गांधी और भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। इस कानून के तहत 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि इसके अध्यक्ष सिडनी रोलेट थे, इसलिए इस कानून को रोलेट एक्ट भी कहा, इसलिए इस कानून का नाम रोलेट एक्ट पड़ा। बस अब हेडिंग लगाओ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रैकेट में कर लेना अप्रैल 1919। इसमें लिखो भैया, रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। तब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में इन लोगों को रिहा कराने के लिए एक सभा हो रही थी। उस सभा पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 400 निर्दोष लोग मारे गए। इसी घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब हेडिंग लगाओ, खिलाफत आंदोलन 1919-1920। इसमें लिखो, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण ओटोमन साम्राज्य ब्रैकेट में तुर्की साम्राज्य के सुल्तान या खलीफा को हटाना था। यह आंदोलन सितंबर 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रैकेट में करना अली बंधु ने प्रारंभ किया। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे निम्न है। ये तीनों मांगे उतार लो भैया, ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो ये थी अपने आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।